नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके के अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सभी नागरिकों को शीघ्र, सस्ती और नियमित जांच की सुविधा अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। भारत ने कहा, चीन को देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। पाकिस्तान को बातचीत के लिए संदेश भेजे जाने के दावे को भारत ने खारिज किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक हुई। किदाम्बी श्रीकांत डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच, प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयासों की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और ये सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलीवरी तंत्र का भी जायजा लिया। श्री मोदी ने निरंतर तथा सही वैज्ञानिक जांच और प्राचीन चिकित्सा औषधियों की वैधता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने इस मुश्किल समय में सबूत आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने नमूनों की जांच, टीके और चिकित्सा के लिए सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाएं न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए उपलब्ध कराने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और पूरी तरह तैयारी रखने का आह्वान किया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। भारत ने आज कहा कि उसके आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का चीन को कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा अभिन्न अंग बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भी भारत का अभिन्न अंग है और सर्वोच्च स्तर की बैठकों सहित कई अवसरों पर ये बात चीनी पक्ष को बड़े साफ तौर पर बताई जा चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई देश हमसे ये उम्मीद करता है कि उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न हो तो उसे भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। भारत सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में चीन की टिप्पणियों को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती लोगों की आजीविका में सुधार और उनके आर्थिक कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सीमावर्ती इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा तथा सामरिक जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत ने दोनों देशों के बीच बातचीत की इच्छा व्यक्त करते हुए एक संदेश भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी के भारतीय चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बारे में जानकारी है और उसमें जो बात कही गई है वो भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि ये घरेलू विफलताओं से अपनी जनता का ध्यान हटाने और रोजाना भारत की आलोचना करके सुर्खियों में बने रहने की पाकिस्तान सरकार की कोशिश है। The official is well advised to restrict his advice to his establishment and not to comment on India's domestic policy. The statements made by him
are contrary to facts on the ground, misleading and fictitious. As regards the purported message that was referred to, let me make it clear that no such message was sent from our side. Further, I would like to add that Pakistan continues to support, aid and abet cross-border terrorism against India and has also been resorting to unprovoked ceasefire violations to support terrorist infiltration. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के इस अधिकारी को अपनी सलाह अपनी सरकार को ही देनी चाहिए और भारत की घरेलू नीतियों पर टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है और आतंकियों को घुसपैठ में मदद के लिए उसकी ओर से अकारण गोलीबारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेताओं द्वारा भारत के खिलाफ अनुचित, भड़काऊ और घृणा फैलाने वाले भाषणों का सिलसिला भी बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को इस तरह का समर्थन और अपमानजनक तथा गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल पड़ोसियों के बीच सामान्य संबंध स्थापित करने के अनुकूल नहीं है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों से अब तक 18 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि वंदे भारत मिशन का 7वां दौर इस महीने की 1 तारीख से जारी है। इस दौरान 18 देशों से 4044 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की गई हैं और 80,000 लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज नई दिल्ली में नियुक्त विदेश राजनयिकों को भारत के बारे में अवगत कराने के लिए नई व्याख्यानमाला का शुभारंभ किया। इसे सुषमा स्वराज व्याख्यान 2020 नाम दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 45 विदेशी राजनयिक भाषणमाला कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उन्हें भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति श्री गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को रेखांकित करते हुए नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेता इस बात पर भी सहमत थे कि भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में, खास तौर पर औषधि निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत में इजरायल के राजदूत रॉन मल्का ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल और पश्चिम एशिया समेत वैश्विक मुद्दों पर भारत की रणनीतिक स्थिति पर अन्य देशों की पैनी नजर है और बहुत से देश इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। श्री मल्का ने कहा कि दोनों देशों के बढ़ते संबंधों का अरब जगत सहित अन्य देशों के साथ इजरायल के संबंधों पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार मजबूत हो रहा है और इजरायल उसे इसी प्रकार शक्तिशाली होते देखना चाहता है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 81,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 63,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है। इस समय देश में संक्रमण के केवल 11.12% मामले हैं। कुल 8,12,000 लोग संक्रमित हैं। भारत में मृत्यु दर 1.2% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 67,735 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रभावकारी रणनीति और जांच, पहचान तथा उपचार से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस दौरान 660 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 1,11,266 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,36,000 से अधिक कोविड जांच की गई। इसके साथ ही कोविड जांच की संख्या बढ़कर 9,12,26,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड मामलों की उच्च स्तर की जांच संक्रमण की जल्द पहचान, तुरंत संगरोध और प्रभावी उपचार का प्रतीक है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इससे मृत्यु दर में कमी आई है। देश में जांच केंद्रों की संख्या बढ़कर 1,944 हो गई है, जिसमें से 1,111 सरकारी और 833 निजी क्षेत्र में है। पिछले 2 महीने के दौरान प्रति 10 लाख जांच क्षमता में वृद्धि हुई है।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए केंद्र के सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी सरकारी बैठकें कोविड से संबंधित सावधानियां बरतते हुए शुरू की जाएं, ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को महामारी के बारे में जागरूक किया जा सके। देश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थिएटर, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी रखनी होगी और सभी कर्मचारियों तथा दर्शकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स संचालन शुरू करने के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ नए नियम और प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा कम से कम 6 फीट की पर्याप्त शारीरिक दूरी, फेस मास्क के उपयोग और सांस लेने से संबंधित बातों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होगा। सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और केवल उन्हीं व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे। सभी प्रवेश द्वारों और कार्य क्षेत्रों में हाथ को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था होगी। मध्यांतर के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रबंध किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में सिनेमाघरों को फिर से खोलने की घोषणा के बाद आज बेंगलुरु में कई सिनेमाघर 7 महीने बंद रहने के बाद दर्शकों के लिए खोल दिए गए, लेकिन राज्य के अन्य भागों में ये कल से खोले जाएंगे। एक रिपोर्ट। संक्रमण के समय सभी सुरक्षा इंतजाम के साथ सिनेमा हॉल राज्य में खुल रहे हैं। ज्यादातर सिनेमा हॉल कल खुलेंगे। आज बेंगलुरु में मल्टीप्लेक्स खोले गए, मगर यहाँ लोगों की संख्या कम रही। बेंगलुरु में सिनेमाघर पहले से ही तैयारी कर रहे थे। सिनेमा हॉल्स का सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था की जा चुकी थी। सिनेमाघर के अंदर अंतर निश्चित करने के लिए बीच वाले सीट्स पर टेप डाला गया था ताकि वहाँ कोई ना बैठे। सिर्फ ई टिकट और QR कोड का आचरण लागू किया जाएगा ताकि एक दूसरे को छूने की नौबत न पड़े। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में सिनेमा हॉलों को खोलने का फैसला मानक संचालन प्रक्रिया तैयार हो जाने के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का सांस्कृतिक मामलों का विभाग मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने में लगा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बहुत जल्द सिनेमाघर खोलने की अनुमति देगी। इस बीच राज्य में कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या बुधवार को 2 लाख से कम हो गई। राज्य में 19,517 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिससे अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 13,16,000 से अधिक हो गई है। पिछले 1 महीने से राज्य में नए रोगियों की संख्या में गिरावट आ रही है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोविड-19 सक्रिय मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे आकर 1,96,288 हो गई है। 3 हफ्ते पहले सक्रिय मामलों में 3 लाख से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई थी। राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 84.71% हो गई है। राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आवटे ने कहा कि अब तक परीक्षण किए गए कुल 78,38,318 प्रयोगशाला के नमूनों में से 15,54,300 से अधिक यानी 19.83% सकारात्मक पाए गए। उन्होंने कहा कि राज्य की मृत्यु दर 2.63% है, जबकि 1 महीने पहले 14 सितंबर को राज्य की मृत्यु दर 2.77% थी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया SOP को अंतिम रूप दिए जाने के बाद राज्य में सिनेमा हॉलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया जाएगा। स्वीटी जैन के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने कहा है कि घर से बाहर जाते समय सही तरीके से मास्क पहनना बहुत जरूरी है। उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि मास्क पहनना, न्यूनतम सुरक्षित दूरी बनाए रखना और साफ सफाई के नियमों का कड़ाई से पालन करना कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय है। जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम हाथों को साबुन से धोके मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढकें। घर से बाहर निकलने के बाद ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरे लोगों से 2 गज या 2 गज से ज्यादा की दूरी मेंटेन करें। अगर हम ये सब करें तो हम कोरोना से बच सकते हैं और कोरोना काबू में आ सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे भाई, सुना
तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा, पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर फिर से एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके के अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सभी नागरिकों को शीघ्र, सस्ती और नियमित जांच की सुविधा अब अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। भारत ने कहा, चीन को देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। पाकिस्तान को बातचीत के लिए संदेश भेजे जाने के दावे को भारत ने खारिज किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक हुई। किदाम्बी श्रीकांत डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और IPL क्रिकेट में शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला जारी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता NDA उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने आज काराकट और गोह में 2 सभाओं को संबोधित किया। श्री नड्डा ने विकास के मुद्दे को लेकर काराकट रैली में राष्ट्रीय जनता दल पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि RJD सरकार ने अपने शासनकाल में विकास के लिए कुछ नहीं किया और अब वो विकास की बात करने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई रैलियां की। लखीसराय में श्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो न्याय के साथ विकास पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि शासन का उनका मॉडल समावेशी विकास पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला और मोहन प्रकाश अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पटना पहुंच गए हैं। बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में संयुक्त सभाएं करने के बारे में सहमति हो गई है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ संयुक्त चुनावी रैलियां करेंगी। इस बीच विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। एक रिपोर्ट। दूसरे चरण में अब तक 560 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। लोजपा उम्मीदवार और पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा। जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार और पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता ने बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्णा राज ने समस्तीपुर जिले की रोसड़ा सीट से नामांकन दाखिल किया। वहीं CPI के अवधेश राय ने बेगूसराय जिले की बछवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से अपना पर्चा भरा है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक केवल 30 नामांकन दाखिल किए गए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की आज शुरुआत की। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पोर्टल नीलागढ़ में और लद्दाख के ईस्ट पोर्टल स्पेंगला मीनमर्ग में विस्फोट करके की गई। श्री गडकरी ने इसे महत्वपूर्ण क्षण बताया। इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। इस सुरंग से साल भर श्रीनगर और लेह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से संपर्क बना रहेगा। इससे जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए सभी क्षेत्रों में आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 3000 मीटर की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे पर बनने वाली 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित द्रास करगिल के रास्ते श्रीनगर और लेह को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना भू रणनीतिक तौर पर भी काफी संवेदनशील है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को आज रवाना किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये दल विशेष रूप से ऐसे इलाकों पर ध्यान देंगे जहां स्थिति बेहद खराब है।
अभी 2 महीने घूमते रहेंगे, 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एजेंसियों को कहेंगे जिनको ये कार्रवाई करना है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आज से चरणबद्ध उपाय कार्रवाई योजना लागू हो गई। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अनिवार्य या आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर को छोड़कर विद्युत जनरेटरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिजली कंपनी को आदेश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति करें। इधर दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि भारत विश्व में जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। एक कार्यक्रम में श्री गौड़ा ने कहा कि भारत में फार्मा क्षेत्र 2024 तक $65 अरब तक बढ़ सकता है। श्री गौड़ा ने कहा कि भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन दवाएं 120 से अधिक देशों को भेजी हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की दुनिया में विश्वसनीय साख है। श्री गौड़ा ने कहा कि सरकार ने देश में 3 औषधीय पार्क और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित 4 पार्कों सहित 7 बड़े पार्कों के विकास के लिए हाल ही में ये योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने निवेशकों को भारत में फार्मा क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गौड़ा ने कहा कि भारत में रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र का योगदान लगभग $165 अरब है और 2025 तक ये $300 अरब तक बढ़ सकता है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने आज सभी भाषाओं में समाचार चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। संस्था ने ये फैसला टीआरपी घोटाले के बाद लिया है। काउंसिल आंकड़ों को और अधिक सही बनाने के लिए मापन के मौजूदा मानकों की समीक्षा करना चाहती है। इसके लिए साप्ताहिक रेटिंग की घोषणा को 12 सप्ताह तक रोकना होगा। टीआरपी घोटाले मुंबई पुलिस ने इस महीने के शुरू में भंडाफोड़ किया था। इस सिलसिले में कम से कम 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एक समाचार चैनल का कर्मचारी भी शामिल है। इस संबंध में पुलिस ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यकारी अधिकारी से भी पूछताछ की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की छानबीन जारी है। मीडिया में छपी रिपोर्टों में कहा गया था कि सीबीआई इस मामले को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच गई है। जांच एजेंसी ने आज एक बयान में इन रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा कि ये महज अटकलें हैं और गलत हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं जयंती के अवसर पर ₹75 का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। वे वैज्ञानिकों द्वारा हाल में विकसित 8 फसलों की 17 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वित्त मंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है। ये दिन कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण गरीबी दूर करने में आदिवासी महिलाओं समेत सभी ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो युद्ध में शहीद हुए वीरों की विधवाओं तथा बच्चों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में खुले दिल से दान दें। आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 80B के तहत इस पर आयकर की छूट दी जाती है। रक्षा मंत्रालय का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए काम करता है।
उन्हें बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। ये वित्तीय सहायता सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से दी जाती है। सशस्त्र बल झंडा दिवस के अवसर पर लोग इस कोष में अंशदान करते हैं। ये दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंशदान की राशि ऑनलाइन www.ksb.gov.in पर भी जमा की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर स्थित सचिवालय में माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने में बड़ी मदद मिलेगी और वो श्राइन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं का भी फायदा उठा सकेंगे। जम्मू कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और असली उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने आज स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में जहरीली शराब पीने से मजदूरों की मौत के मामले की छानबीन विशेष जांच दल से कराने के आदेश दिए हैं। कल उज्जैन में जहरीली शराब पीने के बाद 11 मजदूरों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भोपाल में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उज्जैन के खाराकुआं थाने के प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस बीच घटना की समग्र जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा को नियुक्त किया गया है। उज्जैन के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि प्रशासन ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट के असर से बंबई शेयर बाजार में आज बढ़त का 10 सत्र का सिलसिला टूट गया और सेंसेक्स 1066 अंक लुढ़ककर 39,728 पर आ गया। उधर निफ्टी भी 291 अंक गिरकर 11,680 पर पहुंच गया। तेलंगाना में भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ के कारण 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से आग्रह किया है कि पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए तुरंत 1,350 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राज्य में विशेषकर हैदराबाद में वर्षा कम होने के साथ ही राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट। हैदराबाद और राज्य में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी वर्षा से लोगों को कुछ राहत मिली है। हालांकि रिहायशी कॉलोनियों में कई जगहों पर बाढ़ का पानी अभी भी जमा है और कई स्थान जलमग्न हैं। इस बीच बचाव और राहत कार्य तेज हो गया है। हैदराबाद में लगभग 44,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। अधिकारियों को इन लोगों के लिए भोजन, पानी और कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा दलों को वर्षा प्रभावित क्षेत्रों और निचले इलाकों में तैनात किया गया है। हिमायत सागर झील से अधिक पानी छोड़े जाने से मुसरमबाग में मूसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और बृहन हैदराबाद नगर निगम की आपदा प्रतिक्रिया टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत ने कनाडा के जेसन एंथनी हो शुई को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 5वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने जेसन को 21-15, 21-14 से हराया। अगले दौर में श्रीकांत दूसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के टिएन चेन के साथ खेलेंगे। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से चल रहा है। बैंगलोर ने ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके के अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सभी नागरिकों को शीघ्र, सस्ती और नियमित जांच की सुविधा अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। भारत ने कहा, चीन को देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। पाकिस्तान को बातचीत के लिए संदेश भेजे जाने के दावे को भारत ने खारिज किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक हुई। किदाम्बी श्रीकांत डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।